गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज हम करंट अफेयर्स का जो हमारा जो बैच चालू हुआ था पिछले हफ्ता उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस हफ्ते के जिस वीक के जो भी रिलेवेंट टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि जो भी इस वीक के रिलेवेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बता सकूँ, समझा सकूँ, पढ़ा सकूँ। तो जो इस वीक के जो हमारे टॉपिक है वो ये है। जो पहला टॉपिक है वो है काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, जो पहला टॉपिक कौन सा है? काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट। ये कहाँ पे है? गुजरात पे है ये पावर प्लांट। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जो हमारा इसके बाद का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ध्रुवस्त्रा। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको नाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वर्ल्ड का जो मोस्ट एजाइल लाइटेस्ट सर्विलांस ड्रोन जिसका नाम भारत है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया का फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद है हमारा माइंड फ्लो ऑन T90 टैंक्स। और इसके बाद है हमारा सेक्शन 153 धारा 153 इस टाइम क्यों रिलेवेंट है, क्यों ये न्यूज़ में आई है, इसको भी जानेंगे हम। जो धारा 153 है ये क्यों इस टाइम न्यूज़ में है। ठीक है, और इसके बाद है हमारा जो चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे शहीद थे, मतलब जिन्होंने ये क्रांतिकारी थे, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी 23 जुलाई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इनके बारे में भी हम कुछ जानेंगे, इनके अचीवमेंट क्या थे हमारे लिए, इन्होंने हमारे देश के लिए क्या करा है, उसको भी जानेंगे हम। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा आज का वो होगा परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्मी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस बेस पे? आपके एसएसबी में ये पूछा जा सकता है, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपके ऐसे लिखने में आ सकता है इस बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए। किसके लिए? जो हमारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं उसके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो टॉपिक है पहला वो है हमारा काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट। ये कहाँ पे स्टैब्लिश है? ये है हमारा कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ पे है? गुजरात में। अब इसने क्यों ये न्यूज़ में है? ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। अब क्रिटिकलिटी होता क्या है? क्रिटिकलिटी होता है जब न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन होती है, जब वो एनर्जी जनरेट करती है, उस एनर्जी जनरेट होने को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकलिटी अचीव करना। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अब जो काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट है ये कंट्री का कहाँ पे सबसे बड़ा मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। कितना? 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट का ये पावर प्लांट है। ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है हमारे देश का। ठीक है, ये नोटेबल चीज़ है। अब इससे पहले जो हमारा जो पावर प्लांट था वो तारापुर में था, वो 500 मेगावाट का पावर प्लांट था। ठीक है, और ये इसकी खासियत ये है कि अपना बिगेस्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मतलब स्वदेशी है, स्वदेशी निर्मित पावर प्लांट है ये। ठीक है, और एक ऐसा है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ये। ठीक है, और सबसे मेन इसमें क्या है? इसमें सबसे मेन है कि ये बिगेस्ट जो मतलब स्वदेशी डेवलप्ड पावर प्लांट है हमारा। कौन सा? काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, इसके बाद फिर आगे है क्या? और ये तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसमें टेक्नोलॉजी भी थोड़ी स्केल अप है, अच्छी टेक्नोलॉजी से ये डेवलप किया गया पावर प्लांट है। अब जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि ये क्रिटिकलिटी किस तरह से अचीव की जाती है किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अब ये न्यूक्लियर फिजन की ये रिएक्शन है। अब चेन रिएक्शन आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि न्यूक्लियर फिजन में जो क्रिटिकलिटी अचीव्ड होती है किस तरह से होती है, एनर्जी कब जनरेट होती है। ठीक है, जैसे ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब ये किस पे टकराएगा?
यूरेनियम 235 न्यूक्लियस पे, ये कौन क्या है, ये यूरेनियम 235 न्यूक्लियस, इस पे टकराएगा तो स्प्लिट हो जाएगा ये, ठीक है, क्या होगा, स्प्लिट होगा, ये टूटेगा, उसके बाद स्प्लिटिंग होके फिर क्या होगा, ये एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे दो बन गए, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, इसके बाद ये एनर्जी रिलीज करेगा। इस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, इस स्टेज को बोलेंगे हम कि इसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है, ठीक है, मतलब एनर्जी को जनरेट करना ही क्रिटिकलिटी अचीव करना कहलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, इसके बाद फिर आगे इस तरह से यूरेनियम 235 न्यूक्लियस जनरेट हो गए। इस चेन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, जो ये पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम चेन रिएक्शन, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, नाभिकीय संलयन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, वो है हमारा ध्रुवस्त्रा नाग मिसाइल। अब इसको किसने कंडक्ट किया है, अब जैसे ये DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया है, कहाँ पे, फ्लाइट ट्रायल्स में, और क्या है ये, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये, ठीक है दोस्तों। इसको किसने सक्सेसफुली कंडक्ट करा, DRDO ने। ध्यान रखना इस चीज का कि क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि इसको किसने सक्सेसफुली कंडक्ट करा, किसने करा, DRDO ने इसे सक्सेसफुली कंडक्ट करा है, ठीक है। इसके बाद फिर और ये क्या है, एंटी, जो ये ध्रुवस्त्रा है ये क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक मतलब कोई बैटल वॉर में कोई एनिमी का जो टैंक है होगा, वॉर टैंक होगा, बैटल टैंक होगा, उसको डिस्ट्रॉय करने के काम ये आएगा। और ये कहाँ से ट्रायल करा है, इसको फ्लाइट से, हवा से, ठीक है दोस्तों। और इसको वैसे नाग मिसाइल आपने सुना, नाग मिसाइल बोलते हैं, लेकिन इसको हम नाम दिया गया है क्या, ध्रुवस्त्रा, ठीक है। अब क्या है, और ये क्या है, ये थर्ड जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या, थर्ड जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और ये क्या है, फायर एंड फॉरगेट, जो इसके फीचर है, इसके फायर एंड फॉरगेट मतलब एक बार दागो और फिर उसको भूल जाओ। मतलब अगर इसको ये यहाँ पे हमारा ये मिसाइल है और यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये क्या होगी, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ध्रुवस्त्रा क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी जो खासियत है क्या है, अब जैसे ये फायर एंड फॉरगेट मतलब इसको, इस मिसाइल को यहाँ से छोड़ दिया, और इसके बाद ये क्या करेगी, खुद से अपने आप को नेविगेशन करेगी और ये खुद से अपने टारगेट को मार करेगी, अपने टारगेट में मार करेगी, ठीक है। इस मिसाइल की खासियत है, इसलिए फायर एंड फॉरगेट है। इसको मतलब किसी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ कंट्रोल है ये मिसाइल। एक बार दाग लो, फिर उसके बाद खुद से अपने जो टारगेट है उसको क्या करेगी, मार कर देगी उस टारगेट में, ठीक है। और ये क्या है, एंटी गाइडेड मिसाइल, मैंने आपको बता दिया कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती क्या है, ठीक है। इसके बाद अब इसमें क्वेश्चन और बन सकता है, क्या है, ये कौन से जनरेशन की मिसाइल है, थर्ड जनरेशन की है, और ये कैसी मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट, और इसके बाद क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। देख लो दोस्तों, इससे कितने क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। इसके एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और एक नाम इसको और भी दिया गया है, हेलिना। अब क्वेश्चन में आ सकता है कि हेलिना कौन सी मिसाइल का नाम है, तो आप बता सकते हो कि ध्रुवस्त्रा का हेलिना नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बनने की संभावना इसमें पूर्णता है, कि लग रही है कि यहाँ 5-6 क्वेश्चन इससे जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इस क्या पर्पज क्या है, इसका जो हमारा पर्पज है, ये जो हमारे बैटल टैंक है उसको ये मतलब जो हमारे जो एनिमी के जो बैटल टैंक होंगे उसको क्या करेगी, जो एनिमी के जो बैटल टैंक है उसे ये डिस्ट्रॉय करने के काम आएगी। और ये क्या, हैवी आर्मर्ड व्हीकल है ये, मतलब लैंड टू एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब हैवी आर्म व्हीकल में ये को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। जो हैवी आर्म व्हीकल होंगे दुश्मन के, उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, और लैंड एंड एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च की जा सकती है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो ये सिग्निफिकेंस है इसको किसके प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलपमेंट किया गया है, इसको किया गया है हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ठीक है। अब इस जो ये प्रोग्राम है IGMDP, इसके अंतर्गत बहुत सारी मिसाइल को डेवलप किया गया है। मैं उसको आने वाली स्लाइड पे आपको उसको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये प्रोग्राम है और इसका काम क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव रेंज में जो मिसाइल है उसके जो मिसाइल के अंदर जो भी मिसाइल में जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट होगा उसको ये देख रेख करता है। कौन सा, ये वाला डिपार्ट प्रोग्राम है जो कौन सा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका वर्क ये है। अब ये क्या है, इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, इसको मैनेज भी DRDO के द्वारा किया जाता है। और कौन सी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ बोर्ड, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को OFD सुना होगा आपने, उसकी पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम मैनेज किया जाता है। किसके, DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रोग्राम के अंतर्गत ये जो प्रोग्राम है ये मैनेज किया जाता है, ठीक है। IGDMP और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी है इसमें जो इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को कब से स्टार्ट किया गया था, IGDMP को 1982 से 83 के बीच में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। किसकी लीडरशिप में, कलाम, अब हमारे जो कलाम जी है उनकी लीडरशिप में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और ये प्रोग्राम अपनी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे कब जाके फिनिश हुआ, 2008 को ये प्रोग्राम सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, ठीक है, डेवलप हुआ, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो ध्रुवास्त्र, इसकी ध्रुव जो IG जो आपको बताया था ना मैंने, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन सी मिसाइल डेवलप की गई है। और पहला हमारा जो शॉर्ट रेंज सरफेस, ये पहला कौन सा है, पृथ्वी, सॉरी पहला हमारा जो मिसाइल है वो है हमारी पहली हमारी कौन सी, पृथ्वी। और पृथ्वी किस तरह की मिसाइल है, ये शॉर्ट रेंज सरफेस, ये ध्यान देना, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। अब मैं आपको इस जो ये पॉइंट, ये मिसाइल है, जो ये पॉइंट, ये लाइन है, इस पे तीन चीज़ें डिफाइन करनी है मुझे। पहला शॉर्ट रेंज, फिर सरफेस टू सरफेस, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अब जो हमारा शॉर्ट रेंज मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल में क्या होती है, इस मिसाइल की रेंज कितनी, 1000 किलोमीटर से लेस देन होगी, समझ रहे होंगे, 1000 किलोमीटर से इस मिसाइल की रेंज कम होगी, ठीक है, 1000 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट का, कितना शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये, कितनी 1000 किलोमीटर से इसकी रेंज कम होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा सरफेस टू सरफेस, मतलब धरती से धरती में, मतलब ये अटैक कहाँ से कहाँ करेगी, सिर्फ सरफेस टू सरफेस करेगी, ठीक है। कोई हमने इस मिसाइल को लॉन्च कहाँ से करेंगे, सरफेस से, और ये दुश्मन का जो एनिमी का जो वेपन होगा उसको सरफेस में ही अटैक करेगी, ठीक है, इसकी ये खासियत है। और इसका बैलिस्टिक मिसाइल दो टाइप की होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है कि मतलब जो ये मान लो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये हमारी मिसाइल है और ये हमारा टारगेट है, तो ये मिसाइल क्या करेगी, इस तरह से जाएगी, मतलब ये ज़्यादा हाइट में नहीं जाएगी मिसाइल, मतलब ये दूरी तो ज़्यादा तय करेगी लेकिन हाइट ज़्यादा तैर नहीं करेगी ये मिसाइल, ठीक है। और कैसे जाएगी, मतलब ट्रेजेक्ट्री में जाएगी, ट्रेजेक्ट्री में, और इसको नेविगेशन करने की ज़रूरत पड़ती है इस मिसाइल को, ठीक है। अब जो हमारा क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल कैसी होती है, क्रूज मिसाइल इस तरह से जाती है और यहाँ से फिर वापस यहाँ टारगेट को अचीव करती है, टारगेट को क्या करती है, टारगेट में अपने लगती है, मतलब जो भी टारगेट में जो उसका टारगेट होता है उस पर जाती है ये मिसाइल, ठीक है। जो इस मिसाइल की ये है हमारा कौन सी, बैलिस्टिक, और ये है हमारा क्रूज मिसाइल, समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। अब इसके बाद क्या है, अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल क्या है, इंटरमीडिएट रेंज, इसमें क्या, इंटरमीडिएट रेंज मतलब जो इसकी जो लॉन्च की क्षमता है, इसकी जो डिस्टेंस की क्षमता है, जो मतलब कितनी दूरी तक ये मार कर सकती है, वो इसका 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता है, इसकी भेजने की क्षमता है इस मिसाइल की, 3000 से 5000 किलोमीटर तक, ठीक है। तो आप समझ होंगे इंटरमीडिएट रेंज में क्या है, 3000 से 5000 किलोमीटर तक, ठीक है, इसकी मारक क्षमता होगी। अब और ये मिसाइल कैसी है, सरफेस टू सरफेस है, ये भी क्या है, सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। और ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, मैंने आपको बता दिया क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है ये,
ठीक है। और इसके बाद है हमारा ICBM, 3 टाइप की होती है ये भी, शॉर्ट रेंज और इंटरमीडिएट रेंज, और एक होती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इसके बाद जो इसकी रेंज है, इसकी रेंज क्या है, 5000 किलोमीटर से अबव, 5000 किलोमीटर से अबव इसकी रेंज है। तो मैंने आपको समझाया मिसाइल 2 टाइप की होती है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। और जो रेंज के आधार पे, रेंज के बेस पे होती है 3 टाइप की, एक होती है शॉर्ट रेंज और एक होती है इंटरमीडिएट रेंज और एक होती है ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इसके बाद फिर हम त्रिशूल, ये अग्नि मिसाइल को आप समझ गए होंगे, अग्नि मिसाइल की क्या क्या खासियत है, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फीचर्स है इसके, क्या क्या फंक्शन है इसके, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारी त्रिशूल। इसके बाद है हमारा त्रिशूल। अब त्रिशूल क्या है, ये शॉर्ट रेंज है, ये शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर, ठीक है। शॉर्ट रेंज मतलब इसकी जो मारक क्षमता है वो 1000 किलोमीटर से भी कम होगी, ठीक है, 1000 किलोमीटर से भी कम होगी इसकी मारक क्षमता। और ये क्या है, सरफेस टू एयर। अब जो ये टारगेट को कहां से करेगी, सरफेस से एयर में ये टारगेट ये मिसाइल करेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना, मतलब वो ये तो सरफेस टू सरफेस है, पृथ्वी भी अग्नि भी। अब त्रिशूल क्या है, सरफेस टू एयर टारगेट करने वाली एक मिसाइल है, कौन सी, ठीक है। इसके बाद क्या है, नाग है हमारे थर्ड, जो हमने नाग के बारे में तो हमने डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है इसको, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा आकाश क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा वर्ल्ड्स मोस्ट एजाइल लाइटेस्ट सर्विलांस ड्रोन भारत, ठीक है। जो इसका नाम भारत दिया गया। अब इसके बारे में रिसेंट न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि DRDO ने इसको डेवलप करा है और इसका नाम क्या दिया, इंडियन आर्मी को DRDO ने प्रोवाइड कराया और इसका नाम क्या है, भारत इसका नाम दिया गया। और इसकी जो ये क्या है, एजाइल और लाइटेस्ट सर्विलांस ड्रोन है, मतलब सबसे लाइटेस्ट और एजाइल है ये ड्रोन, ठीक है, और सर्विलांस ड्रोन है ये, ठीक है। और इसको किसको दिया है, इंडियन आर्मी को। किसने दिया है, DRDO ने। किसने डेवलप कराया इसको, DRDO ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम भारत के बारे में जानेंगे भारत ड्रोन है क्या है, ठीक है। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड ड्रोन है, इंडिजीनियसली मतलब स्वदेशी निर्मित ड्रोन है, ये स्वदेशी निर्मित ड्रोन है ये। और किसने बनाया इसको, DRDO ने डेवलप करा है, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। पहला है, इसे डेवलप किसने करा है, DRDO ने। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, तो ये स्वदेशी है या फिर विदेशी है, इसलिए स्वदेशी है और इसको नाम क्या दिया गया है, भारत, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे। अब इसके बाद है फीचर ही क्या है इसके, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, समझ रहे होंगे आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, AI, ठीक है। और ये क्या करता है, डिटेक्ट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हेल्प करेगा एनिमी और फ्रेंड के इक्विपमेंट को पहचानने के लिए, ठीक है। मान लो कि 2 वेपन्स आ रहे हैं, किसके, कहीं से भी आ रहे हैं, 2 वेपन्स या 2 कोई एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है एनिमी का और एक आ रहा है किसका, फ्रेंड्स का। तो क्या इसको पहचानने में इसको कोई गलती नहीं करेगा, ये एकदम से पहचानेगा कि भाई ये एनिमी का एयरक्राफ्ट है और ये मेरे दोस्त का है, ठीक है। तो ये डिटेक्ट करने में बहुत आसानी मिलेगी इसके थ्रू, ठीक है। अब इसका जो, और इसकी जो दूसरी जो हमारे मेन दूसरा फीचर है, उसका फीचर क्या है, और इस सर्वाइवल कहाँ होगा, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर और टेम्परेचर में ये सर्वाइव करेगा। ये इसको लद्दाख भेजो तुम, वहाँ पे भी सर्विलांस से बहुत अच्छे तरीके से करेगा वहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद इसकी जो तीसरा फीचर है, रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन की एक इसकी खासियत है ड्यूरिंग मिशन, मतलब जो नाइट विजन में भी इसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, नाइट विजन में भी इसके जो रियल टाइम कैमरा है बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो इसको रात को कहीं पे भी आप लोग भेज सकते हैं, मतलब जो हमारी आर्मी है वो इसे कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकती है, ठीक है। इसका नाइट विजन बहुत अच्छा है।
और इसका क्या है ह्यूमन और ये क्या मान लो कोई जैसे टेररिस्ट है या फिर नक्सल है, कोई जंगल में फॉरेस्ट में छिपे हुए हिडन हुए हैं, कहीं छिपे हुए हैं, तो उसको भी आराम से ये डिटेक्ट कर सकता है ये ड्रोन। वहाँ पे जाके आसपास तो वहाँ के जो फॉरेस्ट में कोई भी चीज़ छिपी है जो हमारे नेशन के लिए खतरनाक हो सकती है, तो उसको ये क्या कर सकता है, उसको ये आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये भी अभी फोर्स में आया है, जो पार्लियामेंट ने 2019 में ये बिल पास किया और फोर्स में अब आया है ये हमारे कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, ये अभी करंट इशू बना है रिसेंट में। क्यों बना है? क्योंकि जो हमारा जो 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो काफ़ी पुराना था, मतलब वो इस टाइम कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं था। उसके जो प्रोविज़न थे आज की डेट में कोई रिलेवेंट नहीं रह गए थे। वो इसलिए क्या करा कि गवर्नमेंट ने एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फोर्स में लाया। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे, ज़्यादा इसको इसमें वैसा है नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ, मतलब वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताना चाहा क्योंकि हर एक आदमी आज की डेट में कंज्यूमर है। ठीक है, जिसके बारे में जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब इसके बारे में जैसे जो 2019 का अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के, जो 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और 2019 का जो हमारा ये एक्ट आया है फोर्स में, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब क्या था कि अब खामियां तो रही होगी 1986 के जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कुछ खामियां रही होगी, तभी तो ये एक्ट आया है। तभी तो अब जैसे ये रेगुलेटर है, इसका जो 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें कोई रेगुलेटर नहीं था, उसमें कोई रेगुलेटर नहीं था, मतलब उसे कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं थी, उसको कोई रेगुलेट नहीं कर पा रहा था इसको, किसको 1986 को कि जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है कंज्यूमर का, उसे कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं थी उसमें। तो इसलिए क्या है, अब जो ये है 2019 का उसको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसको क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। इसको फॉर्म मतलब सेंट्रल CCPA, ठीक है, CCPA फॉर्म की गई है जो इसको किसको रेगुलेट करेगी, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ये क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, रेगुलेटर बॉडी है ये अभी इसकी। ठीक है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, जो 1986 का जो एक्ट है उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि कोई रेगुलेट कर सके उसे। ठीक है, तो ये पहले इसकी कमी हो गई। ठीक है, एक डिसएडवांटेज हो गया इसका, और ये एडवांटेज है इसका, किसका 2019 वाले का। अब जो कंज्यूमर, अब ये रेगुलेटर हो गया, प्रोविजन क्या क्या है बता रहा हूँ। फिर दूसरा है हमारा कंज्यूमर कोर्ट। अब क्या था कि अब आपको बताता हूँ मैं आसान भाषा में, जैसे जो 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, ठीक है, उसमें क्या था कि सेलर है, अब मान लो कोई गुड्स खराब आ गया हमारे पास, मतलब मैं कंज्यूमर हूँ और ये मान लो, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जैसे ये ए क्या है, ये कंज्यूमर है, और बी क्या है, सेलर है। ठीक है, अब क्या मान लो इसने कंज्यूमर ने सेलर से कुछ चीज़ ले ली और वो क्या आ गई, खराब आ गई। ठीक है, खराब आ गई, तब क्या बोलेगा भाई, अब मैं क्या जो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर तो भाई केस करेगा ना। अब केस का जो प्रोविजन था, केस का प्रोविजन था कि भाई नहीं, कि जो सेलर बोलेगा, सेलर के अकॉर्डिंग केस होगा, कि सेलर के अब कंप्लेंट करने जा रहा है भाई वो, अब वो कह रहा है नहीं भाई, सिर्फ कंप्लेंट कहाँ पे होगी, कंप्लेंट सिर्फ कहाँ होगी, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकता है। वो भी कौन, मतलब सेलर के थ्रू बोलेगा, सेलर बोलेगा कि भाई उस कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, वहाँ पे तुम केस कर सकते हो मुझ पे, मतलब सॉरी, जो सेलर बोलेगा कंज्यूमर को कि तुम वहाँ पे जाओ, कि तुम वहाँ पे जाके केस कर सकते हो, मुझे इस कोर्ट पे तुम केस नहीं कर सकते। ठीक है, तुम मतलब उसमें सेलर ज़्यादा पावरफुल था, उसमें सेलर की मर्जी ज़्यादा चलती थी उसमें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से क्या कर सकता है कंज्यूमर, केस दर्ज कर सकता है कोर्ट में जा, किसी भी कोर्ट में जाके वो केस दर्ज कर सकता है, किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में जाके वो केस दर्ज कर सकता है। ठीक है, तो इसका ये दूसरा प्रोविजन हो गया। ठीक है, मतलब जो 1986 का जो कंज्यूमर वो था प्रोटेक्शन एक्ट था, वो डिपेंडेबल था किसमें, सेलर में। ठीक, अब क्या हो गया, अब वो डिपेंडेबल नहीं रहा, कौन, कंज्यूमर। ठीक है, अब जो हमारा है प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी में कोई ऐसा 1986 का कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी हो, कोई गुड्स कहीं खराब आ गया तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं थी उसकी, मतलब सिर्फ सिविल कोर्ट में जाके वो क्या कर सकता था,
केस दर्ज कर सकता था, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में जाके वो केस दर्ज नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या है, अब वो कहीं भी जाके वो केस दर्ज कर सकता है, ठीक है, कौन, कंज्यूमर। अब जिसका है इसके बाद है हमारा जो अभी जुर्माना पड़ेगा, जुर्माना, ठीक है। अब क्या था कि जो 1986 का जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, उसमें अप टू 20 लाख, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट था वहां पे जुर्माना लगता था 20 लाख से 20 लाख तक, ठीक है। अब 20 लाख से ज्यादा लगता था, सॉरी 20 लाख तक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जुर्माना लगता था। लेकिन अब कितना लगता है, अब लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है, किसमें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद स्टेट में क्या था, अब जो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट था वहां लगता था 20 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना पेनल्टी लगती थी, कब, 1986 में। और नेशन कंज्यूमर कोर्ट में कितना लगता जुर्माना लगता था, अब 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वहां पे लगता था। अब इसके बाद स्टेट में कितना लगता है, यहाँ पे जो हमारा लेटेस्ट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसमें लगता है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जुर्माना वहां पे लगता है। और नेशन में कितना लगता है, नेशन कंज्यूमर कोर्ट में, इसमें लगता है हमारा नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में लगता है अब 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। तो देख रहे होंगे आप कितने बेनिफिट्स है, जो हमारा नया वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है उसमें कितने बेनिफिट्स है, कितने एडवांटेज है कंज्यूमर के लिए। इसके बाद हमारा ई कॉमर्स, ये नई चीज़ है इसमें दोस्तों, बिल्कुल नई चीज़। 1986 में तो फ़ोन भी नहीं होते थे लोगों के पास, तो ई कॉमर्स तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज की डेट में क्या है, ई कॉमर्स भी इस में एक प्रोविज़न है, जो हमारा 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें क्या है, जो हमारा प्रोविज़न दिया है, किसमें, इसमें ई कॉमर्स का। जैसे मतलब आपने देखा फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट वगैरह और अमेजोन, ये क्या है, सब ई कॉमर्स है। इसके लिए भी इसमें रूल्स रेगुलेट बनाए गए इस प्रोटेक्शन में, जो वाला ये वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। और इसके बाद है मीडिएशन सेल्स। पहले कोई ऐसा लीगल एंटिटी नहीं थी, 1986 में कोई ऐसी लीगल एंटिटी नहीं थी जो मीडिएट कर सके इन दो, मतलब कंज्यूमर और सेलर्स को। लेकिन आज की डेट में यहाँ पे कोई इस टाइम कोर्ट बीच में आ सकता है मीडिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये हमारे लिए एक रिलेवेंट इशू है आज की डेट में, हर एक इंसान क्योंकि कंज्यूमर है आज की डेट में, तो सबको जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियाज फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। और ये कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और कहाँ, चैम्सफोर्ड क्लब में ये एस्टेब्लिश हुआ है ये वाला प्लाजा। और किसकी मिनिस्ट्री के अंडर में आया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, किसमें, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इनॉग्रेट करा है इस चार्जिंग प्लाजा को। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में करके कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर है इसके मिनिस्टर कौन है इस टाइम, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये। अब जिसमें बॉडीज इन्वॉल्व है, किसमें, जो ये हमारा चार्जिंग प्लाजा लगा है, इसमें जो बॉडीज इन्वॉल्व है, कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व है इसमें, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इस में इन्वॉल्व है। और किसके कोलैबोरेशन से, NDMC, ठीक है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसकी बॉडी है जिसने इसको इस्टेब्लिश करा है, कहाँ पे, सेंट्रल दिल्ली चैम्सफोर्ड क्लब में, ठीक है। और ये अब देखा होगा आपने भाई, आज मतलब ये इंडिया का पहला चार्जिंग प्लाजा लगाया है इतना बड़ा। और इसके क्यों रिलेवेंट है, क्योंकि आज के डेट में देख रहे होंगे आप, एक ऐसे का टॉपिक भी बन सकता है इसमें। तो ये क्यों रिलेवेंट है इसमें आज के डेट के लिए, इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि देख रहे होंगे आप पॉल्यूशन कितना, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, डीजल कितना महंगा हो रहा है, और पॉल्यूशन भी वो इन्वायरमेंट के लिए वो हार्मफुल है ये चीज़ें। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी, क्योंकि आज की डेट में तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी क्या इनकरेज होंगे, जो लोग भी क्या करेंगे, अगर इस तरह के चार्जिंग प्लाजा हर कंट्री, हर सिटी में लगेंगे तो क्या लोग क्या खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। और जिस तरह हमारे आज की डेट में पेट्रोल पंप रहते हैं, हम पेट्रोल भराते हैं, फिर एक टाइम आएगा कि मतलब क्या, कि जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट हर जगह लगे रहेंगे पेट्रोल पंप की तरह, तो लोग किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे खरीदने को, कौन सी आइटम खरीदेंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलती होगी, ठीक है। अब इसको जो मेन जो इसका है ई मोबिलिटी, मतलब जो ई मोबिलिटी इससे इनकरेज होगी। और इसके बाद फीचर क्या है इसका, इसके 5 इलेक्ट्रिक पॉइंट होंगे इसमें, ठीक है। और
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर जा रहे हैं हम, जो माइंड फ्लो